Okay, today we will discuss about few more cases related to diarrhea and slides are visible there? No, sir. No. Okay. So case number 11, today we will going to discuss. A 3-month-old baby presented with loose stools for the last 4 weeks. 3-month-old baby presented with loose stools for last 4 weeks. Okay, 4 weeks. 4 वीक से जो है बच्चे को प्रॉब्लम है. 3 महीने का बच्चा है, मतलब जब से बच्चा 2 महीने हो गया उसके बाद उसको प्रॉब्लम है. सो स्टूल आर वाटरी विद वेरिंग फ्रीक्वेंसी. स्टूल इज लार्जली वाटरी, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है उसका. ओकेशनली म्यूकस इज ऑल्सो कमिंग एंड देर इज वोमिटिंग एट टाइम्स. समटाइम देर इज ऑल्सो वोमिटिंग एंड चाइल्ड इज नॉट फीडिंग वेल एंड ऑल्सो चाइल्ड इज इरिटेबल. ओके, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ये. 3-month-old baby presented with the loose stools. 4 week है. This is the main complaint of the mother. So when you inquired her, then the stool is watery with varying frequency. There is occasionally mucus is also coming, vomiting at times, and child is not also feeding well, and child is also irritable. That means child is not sick. Child is not normal. Child is sick looking. Child is irritable. There is some behavioral changes. That is there. And watery stool is there. Frequency is also varying. Mucus is also coming. Now decide whether it is small intestinal, large intestinal, or whatever. Loose stools are there. Now child was normal in the first 2 months. This is the problem. So एक महीने से उसको प्रॉब्लम है. 4 वीक से मतलब 2 महीने तक. बच्चे का जब एज 2 महीने हो जाएगा तब तक जो है बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू मदर. Okay, in the first 2 months mother has given breastfeeding. Okay, mother has given breastfeeding. Now she is giving formula milk. Okay, through the bottle. First 2 months के लिए breastfeeding given, but क्या हुआ वो पता नहीं है हमें. बट अभी पिछले 1 महीने से जो है mother is giving formula feed through the bottle. Okay, एक रफ आइडिया अभी आपको मिल गया होगा. नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन इफ यू सी, वेट इज 3.2 kg. 4 महीने का बच्चा है. 3.2 kg. एट बर्थ चाइल्ड इज 2.5 kg. नाउ आफ्टर 3 months the weight of the child is 3.2 kg. that means 2.5 to 3.2. child has hardly gained 700 grams. है ना. बर्थ वेट के बाद जो बच्चे को जो गेन हुआ है सिर्फ 700 ग्राम्स हुआ है ना. 3 महीने में. हालांकि 1 महीने में लगभग 900 के आसपास गेन होने के 30 ग्राम्स पर डे के हिसाब से एटलीस्ट 900 ग्राम्स शुड बी गेन इन ए मंथ. नाउ इन द 3 month हार्डली द वेट इज 3.2. हार्डली बेबी गेन ओनली 700 ग्राम्स. ओके, व्हाट अबाउट द लेंथ इज 58 सेंटीमीटर. लेंथ भी बहुत कम है. ठीक है. सो नाउ इन द फर्स्ट ईयर यू हैव टू गेन अबाउट 25 सेंटीमीटर आउट ऑफ विच अबाउट 12 सेंटीमीटर विल बी गेन्ड इन द फर्स्ट 3 or 4 months ओनली, एंड वो भी कम है. ठीक है. एब्डोमेन इज गैसियस डिस्टेंशन. एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, गैसियस डिस्टेंशन है. and there is also mild dehydration. Okay, so क्या हुआ कि child underwent 2 courses for antibiotics. बच्चे को 2 बार एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ा. ये जो लूज टूल सब चल रहा था. now presently child is having सोयाबीन मिल्क फार्मूला. बच्चे को अभी जो है फार्मूला फीड चल रहा है बॉटल फीडिंग से, वो सोयाबीन मिल्क में है. दैट मीन्स लैक्टोज फ्री मिल्क में है. So stool with the pus cells. Stool is present with the pus cells. Sugar is plus. Serum sodium is 125. Potassium is 2.3 and chlorine is 95. Okay.
So this is the case. Now what you think about this? बर्थ वेट इज अबाउट 2.5 एट 3 मंथ इट इज 3.5 लगभग आप मान सकते हो कि 1 kg नहीं है, गेन नहीं हुआ है, फिर भी चलो 3 महीने में दैट मीन्स बर्थ वेट इज 2.5. नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे में बता रही है, नॉर्मल ग्रोइंग बच्चे में 3 महीने में कितना होना है? 3.5 होना चाहिए, मतलब 900 ग्राम्स और लगभग 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1 kg शुड बी गेन. सो अबाउट 900 ग्राम्स वेट गेन शुड बी देयर इन द फर्स्ट 6 मंथ. पर मंथ के हिसाब से पर मंथ जो है 900 ग्राम वेट गेन होना चाहिए पहले से 6 महीने में. सो वेट गेन इज ड्रास्टिकली लो इन दिस चाइल्ड. ओनली 3.2 kg now child is only 700 grams gain. So but height is 50 centimeter at birth and around 3 month height will be 62 centimeter, है ना. 3 महीने में जो है वो 12 centimeter गेन होता है. एंड इन दिस केस 3 महीने हो गया बच्चे को, बट दिस इज ओनली 58 centimeter. अगेन हाइट इज ऑल्सो लेस. So one thing is very clear, there is malabsorption, okay, or malnutrition definitely is there, and it is going on, it is progressive nature. Formula feeds which are diluted may be the cause. That means formula feed which is over diluted may be the cause, because initially child will gain the weight. तो ये भी एक बात है कि शुरू में बच्चे ने थोड़ा वेट गेन किया है, 2 महीने तक जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया था, तब बच्चे का गेन अच्छा था, वेट गेन. जब से वो सोयाबीन मिल्क फार्मूले में आ गए, वहाँ पे बॉटल फीडिंग करना शुरू कर दिए, और उसके बाद शायद उसका वेट गेन हुआ ही नहीं है पिछले 1 महीने से. ठीक है, पिछले 1 महीने से लगभग 1 महीने में 1 kg के आसपास वेट गेन होना था, 900 ग्राम्स, बट हुआ ही नहीं है. थोड़ा बहुत जो गेन हुआ है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे हुआ है. फार्मूला पर शुरू करने के बाद ऑलमोस्ट ऑल वेट गेन हुआ ही नहीं. ओके. Now there is gaseous extension. There is also gaseous distension. Sorry. So whenever there is gaseous distension, it suggests that carbohydrate malabsorption is very clear. We know that. ठीक है, fermentation and all those things. So carbohydrate malabsorption and sugar, excess sugar is there. That always leads to gaseous distension. कोई भी child है ना, otherwise भी जो है usually जो बड़ों में भी जो gaseous distension वगैरह जो होता है ना, फेट फूल रहा है ऐसा बोलते हैं ना कि फेट भरा हुआ है. सो यूजुअली देयर विल बी आइदर दे आर टेकिंग मोर शुगर और शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स. ओके, बिकॉज शुगर इज नाउ इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर बन रहा है. ओके, सो एक्सेस शुगर इज नॉट गुड. सो दिस शुगर कॉजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो शुगर शुड बी इन द लिमिटेड अमाउंट. So now there is a gaseous distension, especially in children. Sugar may not be digested so easily because of lactase enzyme and all those things. So definitely the gaseous distension is because of the sugar problem. Okay, sugar malabsorption leading to gaseous distension, or this child has drastic weight loss, or that means weight gain is not there, and problem since last 4 months is last 1 month is there. And loose stool is also there. Maybe some electrolyte disturbance, especially potassium. पोटासियम का लेवल भी कम है. जब इन्वेस्टिगेशन किया था पोटासियम कुछ 2.2 आया. सो पोटासियम लेस है, तो दैट मे बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर gaseous distension, electrolyte disturbance, especially potassium. Now according to mother, 2 times antibiotic therapy इसको गया है. Multiple antibiotic courses may also lead to the gaseous distension due to loss of normal bacterial flora. ये भी पॉसिबल है. 3 महीने का बच्चा है, 2 बार आपने एंटीबायोटिक कोर्स दे दिया. सो दिस एंटीबायोटिक कोर्स माइट हैव बीन डिस्टर्ब द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, एंड एज अ रिजल्ट द होल इंटेस्टिनल फंक्शन इज गेट डिस्टर्ब्ड, एंड दैट मे बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. एंड वी antibiotic induced diarrhea is usually called as pseudomembranous diarrhea. Usually it occurs with the penicillin derivatives like ampicillin, etc. Okay, now if you look into the investigation, so there is also less sodium and less potassium and also less chlorine, है ना. कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम जो पहले यहाँ पे दिखाए थे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इट्स वेरी क्लियर क्या है कि सी पोटासियम इज़ 2.34 होना चाहिए था, क्लोरीन 120 के आसपास 95 है, एंड सीरम सोडियम इज़ अबाउट 125 है. दैट मीन्स लोअर साइड में है, लेस देन 130 है. शुगर प्लस आ रहा है स्टूल में, दैट मीन्स शुगर का तो ज़्यादा है यहाँ पे, शुगर इज़ इन एक्सेस. पस सेल्स है, वो पस सेल्स के बारे में हम बोल नहीं सकते कि स्टूल कंटेन्स पस सेल्स. सो
Now we have to think about the other things. फार्मूला फीड सोयाबीन मिल्क हैज़ बीन गिवन. तो फार्मूला फीड चल रहा है, उसमें सोयाबीन चल रहा है उसको. Actually, soya bean we are giving because of lactose intolerance, isn't it? Because soya milk is lactose free. Actually, even soya bean milk may also cause some type of allergy. कुछ बच्चों में. Even the soya milk can also cause irritation and watery stool. सोया मिल्क देने के बाद जो है स्टूल का कलर जो है एकदम ग्रीनिश जैसा बन जाता है. आप देख सकते हो उसको. इफ इट इज़ नॉट ओनली द लैक्टोज, इट इज़ नॉट ओनली लैक्टोज फ्री, इट्स टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हॉरिबल. सो सोया के साथ ये प्रॉब्लम है कि सोयाबीन का टेस्ट भी अच्छा नहीं है उसका. ठीक है. और थोड़ा बहुत वो इरिटेबल भी हो सकता है, उसकी वजह से, इरिटेशन की वजह से, और वाटर स्टूल भी जा सकता है. और कभी कभी कुछ बच्चों में सोया मिल्क का भी एलर्जी होता है, कैन इवन कॉज एलर्जी. सो इन टोटल दिस केस हैज़ गॉट मल्टीफैक्टोरियल कॉज, है ना. इस केस में आप देखेंगे तो इन्फेक्शन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दिया गया था और वो रिलीफ भी मिला था उसको, तो इन्फेक्शन है. और दूसरा ड्रास्टिक वेट लॉस है, वेट गेन नहीं हो रहा है और हाइट भी कम है, तो पीएम वाला फैक्टर भी है इसमें. ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है. सो वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन भी है शुगर का और बाकी चीज़ों का. और हो सकता है कि सोयाबीन मिल्क में उसको शिफ्ट किया, इसका मतलब है कि लैक्टोस के साथ एलर्जी वगैरह होगा या लैक्टोस इंटॉलरेंस होगा इस बच्चे को, इसलिए इसको सोयाबीन मिल्क में लाया था शायद. तो हो सकता है कि बच्चे को एलर्जी भी है. तो ये इसमें मल्टीपल कॉसेस है ना, मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है. कोई एक कॉज से अभी हम नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. अगर आप मानेंगे कि एलर्जी है, सपोज इफ देयर इज एलर्जी, सोयाबीन मिल्क ओके. कोई भी फार्मूला फीड, बाकी भी हम फार्मूला फीड या सप्लीमेंट्री फीड हम जो भी प्रिपेयर करते हैं, तो यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर विद द मिल्क बेस होंगे ना. क्षीरवंती मृदुनीचा, ये चरक ने भी यही बताया कि बच्चे के लिए अच्छा है कि मधुरानी कषायनी क्षीरवंती मृदुनीचा. तो फार्मूला फीड्स आर ऑल्सो प्रिपेयर विद द मिल्क बेस ओनली. सो फार्मूला फीड्स आर वेरी मच, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फार्मूला फीड में हम जो भी मिल्क ऐड करते हैं वो तो हम एनिमल मिल्क को ही ऐड करते हैं, बाकी मिल्क तो मिलता नहीं है हमें. ठीक है. सो विच इज़ ड्राइड इन टू द पाउडर एंड द वाटर इज रिमूव्ड. सो allergy to animal protein may be there. So when you are using cow's milk or the buffalo's milk etc., it contains so many proteins. केसिन तो एक है, बट केसिन के अलावा बहुत सारा प्रोटीन्स है. केसिन तो डेफिनेटली एक एलर्जिक, कुछ लोगों के लिए एलर्जिक है. Apart from that, so many other proteins which are present in the animals may also cause the allergy. That's one thing. Cow's milk protein remain undigested and it enter into the blood circulation. काउस मिल्क का जो प्रोटीन्स है, केसिन वगैरह, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. सो यूजुअली प्रोटीन हैज टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, isn't it? Protein has to be broken down into small pieces, converted into amino acid, then that amino acid has to be absorbed through the villi. But sometimes what happens when this protein is not get divided or broken down properly, this undigested protein itself get into the circulation, okay, and it create a immune mediated response, है ना. वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा थोड़ा एंटीजेनिक होता है. so it creates an immune mediated response and allergic manifestation can occur. So this is true with the casein and this is true with the other animal proteins also. जो इसलिए प्रोटीन तो हमें लेना चाहिए, बट वो क्या होना कि ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी. जब भी प्रोटीन लेंगे वो ऐसा नहीं है कि आधा प्रोटीन डाइजेशन हो गया, आधा ऐसे ही चला गया. तो क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर उसका ब्रोकन डाउन नहीं हुआ ठीक से वो, तो वो जो है एक फुल फॉर्म में, जैसा प्रोटीन एमिनो एसिड होके एब्जॉर्ब होना है, और प्रोटीन आधा प्रोटीन बन के एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो बहुत डेंजरस है. क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि दिस प्रोटीन में मिमिक द प्रोटीन ऑफ सम ऑफ द बैक्टीरियाज, वायरस, इसका प्रोटीन को भी मिमिक कर सकता है. तो एक ऑटो इम्यून रिएक्शन भी शुरू हो सकता है उसके बाद. या ये प्रोटीन जो हाफ डाइजेस्टेड है वो अंदर जा रहा है, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, तो बॉडी इम्यून सिस्टम एक इसको क्या कर सकता है कि एक एंटीजन का रूप में देख सकता है, और वहाँ पे
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है. सो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो हाउ डू यू प्रिवेंट. इस केस में अब हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि बॉटल फीडिंग कर रहा है तो पहले तो बॉटल को फेंको, थ्रो अवे द बॉटल अवे एंड मेंटेन द हाइजीन एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन. तो ये फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गलती हो रहा है इसमें. वो बॉटल फीडिंग भी कर रही है. ओके, now we will address the other issues like malabsorption and malnutrition should be corrected. पहले तो आप बॉटल को निकालो, then go for the correction of malabsorption and malnutrition should be corrected. Now in this case breastfeeding cannot be given, so they shifted to formula feed. वो कॉज क्या है हमें पता नहीं है, बट कुछ अनएवॉइडेबल कॉज होगा शायद. So therefore they have stopped the breastfeeding, or breastfeeding is not available, so they have shifted to the formula feed. So you have to feed what can be absorbed and what could be non-allergic. मतलब अब बच्चे को क्या देना है, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है तो आपको वो चीज़ देना है जो बच्चा इजीली एब्जॉर्ब करेगा और जो एलर्जिक नहीं है. इसलिए लेहन अध्याय में भी काश्यप ने ही बताया कि है असात्म्य लेहन अयोग्य में बताया शायद, असात्म्य आहार नहीं देना चाहिए बच्चे को. जो भी चीज़ें असात्म्य, जो एलर्जिक है, नॉन कंड्यूसिव है, इट शुड नॉट बी गिवन. ओके, now what is the food which can be absorbed normally and easily in a malnourished child. एक malnourished बच्चा है, अब वो malnourished है तो ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी दे दे तो malnourished ही होगा, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सब ठीक से नहीं होगा. तो इसमें क्या दे सकते हैं हम, ठीक है. सो what kind of food or protein can be given in a child with the child who is malnourished and which does not contain any animal protein. एनिमल प्रोटीन जब भी आप देंगे ना तो वो हमेशा एक एलर्जिक रिएक्शन होने का चांसेस है. जिसको सेट हो गया उसको सेट हो गया, बस जिसको एलर्जिक टेंडेंसी है तो उसको वो आ सकता है. सो यू कैन गिव द हाइड्रोलाइज्ड मिल्क फार्मूला. ओके, सो हाइड्रोलाइज्ड मिल्क फार्मूलाज दे आर सेफ, दे आर इजिली एब्जॉर्ब्ड, दे आर डिवाइड ऑफ द एनिमल प्रोटीन ऑल्सो. ओके, जैसे मिलता है कि F75, F100 एक्सेट्रा. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला. Hydrolyzed milk formula means already transformed amino acids are given. अब जो मिल्क आप देंगे एनिमल को डायरेक्टली देंगे तो उसमें प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पहले ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करने के बाद वो एमिनो एसिड होगा, वो एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होगा, तो इस तरीके से चलेगा, है ना. तो बॉडी को खुद एमिनो एसिड बनाना पड़ता है प्रोटीन से. बट जब आप हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला देंगे तो वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एमिनो एसिड्स रहेगा, उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है. So what is hydrolyzed formula is already transformed amino acids are given which are very easily get absorbed. Okay, this is the difference. रॉ मिल्क आप देंगे, नॉर्मली डायरेक्टली देंगे तो प्रोटीन्स रहेगा, वो प्रोटीन हमें पता नहीं कि कौन सा एलर्जिक है, नॉन एलर्जिक है, क्या है, वो क्या करेगा, उसका डाइजेशन होगा कि नहीं, ये सब नहीं पता है हमें. इसका मतलब है हाइड्रोलाइज्ड मिल्क फार्मूला देंगे तो उसमें क्या है कि प्रोटीन नहीं रहेगा, उसका मतलब है जो चाहिए वो एमिनो एसिड ही रहेगा, ठीक है. सो इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा. सो एक जिस तरीके से ये बच्चा है कि जो ऑलरेडी सिक लुकिंग है और बहुत सारे प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उस बच्चे के लिए दिस टाइप ऑफ मिल्क इज गुड. दिस इज वन पॉइंट. ओके, मिल्क के बदले में आप यू कैन गो फॉर अ हाइड्रोलाइज्ड मिल्क इन दिस केस, दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल. देन व्हाट इज होम मेड फूड विच कैन बी गिवन ईजिली, विच इज टोटली वेजिटेरियन, नो एग, नो एनिमल प्रोटीन एक्सेट्रा. होम मेड फूड, इसको क्या देंगे, इस बच्चे को क्या दे सकते हैं कि एंड कि खिचड़ी बना के. सो नाउ वी वांट टू गिव द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड दैट शुड बी पॉलीसैकेराइड्स. तो यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको देना है कि जो पॉलीसैकेराइड है, जिसमें रिच है, वो वाला आपको देना है, ठीक है. जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो जिसमें मोनो और डाइसैकेराइड है वो नहीं देना है, पॉलीसैकेराइड वाला देना है. द रीज़न है उसके लिए, पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च वगैरह जो है. तो सो ग्रैंड मदर यूजुअली आपको पता होगा कि गांव में जो है ग्रैंड मदर सागो और स्टार्च ये वगैरह ऐड करती है. तो ये एक्चुअली इट विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव मेथड. आई विल एक्सप्लेन हाउ. तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो ईजिली, मतलब मोनो और डाई नहीं आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए, जैसा है कि ट्राइग्लिसराइड्स, लाइक स्टार्च है, सैगो है, ये सब है.
ठीक है. सो नाउ अगर घर में अगर कोई प्रोटीन देना चाहते हैं इस टाइप का बच्चों के लिए, तो कौन सा प्रोटीन दे सकते हैं आप? यस, वेजिटेरियन प्रोटीन. देखो, एनिमल प्रोटीन जब भी आप देंगे तो वहाँ पे हमेशा एलर्जी होने का चांसेस है, हम बोल नहीं सकते. बट वेजिटेबल प्रोटीन्स में ये एलर्जी नहीं होगा. वेज फूड का ये इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो वेजिटेरियन प्रोटीन लाइक मूंग दाल. ठीक है, मूंग दाल वो वेजिटेरियन प्रोटीन है. ठीक है. तो जिसमें कोई भी मिल्क नहीं है और मिल्क प्रोटीन भी नहीं है, कुछ नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली सेफ. सो इस टाइप के बच्चों को ये देना है. About the fat, which type of fat you can give? So fat which is easily digestible. Okay. So easily digestible medium chain triglyceride MCT oil जो हम लिखते हैं. ठीक है. So which are easily digestible? Oily unsaturated fatty acid is best. Okay. The fat which is in the liquid state, the fat which is in liquid state outside and inside the fridge is best. मतलब एक्चुअली सीधा बताना है तो ये है, नारियल का तेल. जो फैट है जब बाहर रखेंगे तो भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, जो फ्रिज का अंदर रखेंगे तब भी लिक्विड स्टेट में रहेगा. ऐसे वाला तेल हमेशा बेस्ट है. ऐसे वाला तेल हमेशा बेस्ट है. ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से है ना, कि अदरवाइज MCT ऑयल तो है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है, हो गया काम. अदरवाइज होममेड अगर कुछ आप करना चाहते हो, जो भी है, फॉर एग्जांपल घी है ना, वो इतना जल्दी फ्रिज में रखने के बाद भी ये नहीं होता है. वो फ्रीजर में रखेंगे तो अलग बात है. ठीक है. सो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स में ज़्यादा जाना है, प्रोटीन्स में वेजिटेबल प्रोटीन्स में जाना है, फैट में जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इवन कोकोनट ऑयल. ठीक है. कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो कंसिडर. मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स उसमें बहुत ज़्यादा है, वो भी अच्छा है. देन व्हाट अबाउट बटर? तो इस टाइप के बच्चों को बटर दे सकते हैं कि आप. सो इफ़ यू सी बटर, इट इज़ आउटसाइड इट इज़ लिक्विड बट इनसाइड इट इज़ हार्ड, है ना. उसको फ्रिज में रखते ही जो है वो हार्ड हो जाएगा. ओके. तो इसलिए इवन बटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड. बटर कंपेयर टू चीज़, बटर इज़ ओके. चीज़ इज़ वर्स्ट, क्योंकि चीज़ जो है वो आउटसाइड भी सॉलिड है और इनसाइड भी सॉलिड है ना. कि वो क्या होगा कि चीज़ को बाहर रखो तो भी जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, और अंदर रखेंगे तो भी वो सॉलिड स्टेट में रहेगा. ये अच्छा नहीं है. बटर ठीक है फिर भी, बट घी और बाकी जो तेल है, जैसा आपका नारियल तेल है, बादाम तेल है, सो ये सब अच्छा है. सो वी विल ऐड सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स टू दिस. लाइक अब क्या है कि ये हो गया, आप कार्बोहाइड्रेट कौन सा देना है. ये जो टिपिकल इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, कि माल एब्जॉर्प्शन भी है, बार बार इन्फेक्शन भी चल रहा है ना, उसका फीडिंग भी अफेक्टेड है, और बॉटल फीडिंग में भी है, दवाई भी चल रहा है, उसको लूज टूल्स भी चलता है, वेट गेन भी नहीं हो रहा है. तो इस टाइप के जब बच्चे आते हैं तो वहाँ पे एक डाइट प्लान करना बहुत टफ होता है, क्या ना, कि हमें कुछ डाउट होता है इसको क्या देंगे, क्या देने से क्या होगा, कुछ और डेरी ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे. तो उस टाइम में ये एक शेड्यूल है ना. इसको याद रखिए, आपकी प्रोटीन कौन सा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कौन सा जाएगा, फैट कौन सा जाएगा. ओके. नाउ जो भी आप फूड प्रिपेयर करते हैं, देन यू गो इनटू ऐड सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. सो नाउ विटामिन से ऐड करना है, तो सपोज फॉर एग्जांपल टर्मरिक, थोड़ा बहुत आप लेमन डाल देना उसमें, तो वो जो है विटामिन C के लिए बहुत बेस्ट है. ठीक है. टर्मरिक ऐड कर देना सम टाइम. और इवन और शिग्रू का जो पत्र है, सहजन का जो पत्र है, शिग्रू पत्र, दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज दैट कंटेन्स विटामिन A. एंड इफ एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, गो फॉर सम ऑफ द विटामिन प्रिपरेशंस लाइक जिंक, जो भी है, जितना भी विटामिन प्रिपरेशन है उसको 1 चम्मच ऐड कर दो उसमें, हो गया काम, सभी विटामिन आ गए. ओके. सो दिस इज द डाइट प्लान हो गया हमारा. नाउ डिसाइड द कैलोरीज. हाँ, ये हो गया. अभी हमने डाइट पूरा फिक्स कर दिया, बट कैलोरी कितना जाना है, एस्टिमेटेड अमाउंट में बच्चों को कैलोरी जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ डिसाइड द कैलोरीज. सीवियरली मालनरिश्ड बच्चों में जो है कितना कैलोरी चाहिए, 75 है. अदर नॉर्मल जो बच्चा है कि 100 किलो कैलोरीज के हिसाब से चाहिए पर केजी. तो मालनरिश्ड है तो थोड़ा कम है, 75 चाहिए. ओके. सो इस हिसाब से आपको कैलोरी को भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
नाउ देर इज कैलोरी के हिसाब से जब बात करेंगे तो ये वहाँ पे है, व्हाट यू मीन बाई RUTF, रफ्ट. द मीनिंग ऑफ रफ्ट इज रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड. ओके, so ready to use therapeutic food. So this can be used as homemade food. ये आप दे सकते हो. RUTF, ready to use therapeutic food, ये मिलता है. This can be used as a homemade food. So इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप पढ़ लेना जाके. So this is roughly जो है, इस टाइप का जब केस आता है तो आपको ये वाला थेरेपेटिक इंटरवेंशन, मतलब डाइट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, क्योंकि डाइट ठीक से नहीं मिल रहा उसको, इसको सेट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट केस डिस्कशन भी ज़्यादा है, ये डाइट प्लानिंग और हाउ टू मैनेज दिस पर्टिकुलर केस है.